guys, how are you? All you are fine. Today we will do a new chapter start accounting standard. Fifth chapter accounting standard. In this chapter we studying and should be able to understand need for accounting standard, nature of accounting standard, and advantage, limitation of accounting standard, and characteristic of Indian accounting standard, and objectives and merits of Indian accounting standard. What is accounting standard? Accounting standard may be defined as written document या written statement issued from time to time by institutions of accounting professionals specifying uniform rules or practices for drawing the financial statement. According to Kohler, accounting standard as a code of conduct imposed on accountants by custom, law or professional bodies. वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कस्टम से, लॉ से, प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा जो है इम्पोज किए गए हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो कि हम अपने अकाउंट बनाने के लिए इनको यूज़ करते हैं. तो यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्यों हुई वो देखेंगे. अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट मेन एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ए नंबर ऑफ पार्टीज एंड such as investors, management, creditors, government, owners. Such information is provided through a set of financial statements, namely profit and loss account, balance sheet. As per section 129 of the Company Act 2013, the financial statement of an enterprise should depict a true and fair view of its operating results and financial positions. तो यहाँ हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि डिफरेंट इसके यूज़र्स हैं, डिफरेंट पार्टीज़ हैं जो ये इन्फॉर्मेशन चाहती हैं. तो अकाउंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और जो भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो कौन सी होती है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी एक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट कर सकें, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है या रिजल्ट जो है वो ट्रू और फेयर डिपिक्ट कर सकें. तो ये कैसे पता चले. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ट्रू एंड फेयर व्यू हैज़ नॉट बी डिफाइंड आइदर इन कंपनी एक्ट 2013 और इन एन स्टैट्यूट. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ए नंबर ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम गैप के नाम से भी जानते हैं, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट एंड कन्वेंशन हैव बीन डेवलप्ड. इसके अंदर कुछ कन्वेंशन और कंसेप्ट हमने लास्ट चैप्टर में किए थे. एंड एक्सेप्टिंग टू ब्रिंग कंपेरेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़. जो भी बिजनेस की डिफरेंट पर्सनस की डिफरेंट बिजनेस की जो भी हम कह सकते हैं कि एंटिटीज़ हैं, बिजनेस एंटिटी हैं, वो जो भी अकाउंट बनाते हैं वो हर जगह पर सेम हो, सभी को समझ में आ सके, कंपेरेबल हो, कंपेयर किए जा सकें, रिलायबल हो, जिस पर विश्वास किया जा सके. डिफ़िकल्टी क्या आई कि गैप जो है ऑल्सो अलो ए लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर द सेम आइटम. तो जो गैप है वो भी कुछ उसमें मतलब कि अकाउंटिंग कन्वेंशन और वो भी हम क्या है उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो कर सक रहे थे, लेकिन डिफरेंट एंटरप्राइज में अडोप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम ट्रांजेक्शन, और एंटरप्राइज में फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम आइटम ओवर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड. तो यहाँ पर कोई डिफरेंट एंटरप्राइज थी, वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडोप्ट कर रही थी, या फिर डिफरेंट पॉलिसी जो है वो अलग अलग पीरियड में अडोप्ट कर रही थी. तो एज ए रिजल्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम इनकन्सिस्टेंट एंड अनकम्पेरेबल. तो ना तो वो कंपेरेबल करने वाले थे, ना ही उनमें यूनिफॉर्मिटी थी. देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज दीज डिवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी. तो इसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज करने की, हारमोनी लेने की नीड जो है हुई. Certain standard must be followed for preparing the financial statement so that there is the minimum possible
possible ambiguity and uncertainty about the figures contained in financial statements. The International Accounting Standard Committee came into existence on 29th June 1973. तो तब जब ये क्या किया गया कि कुछ बनाने की प्लानिंग हुई, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बनाने की प्लानिंग हुई, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो है IASC जो है एग्जिस्टेंस में आई, जो 29 जून 1973 को डेवलप हुई. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI और ICWA और IASC सबके मेंबर्स ने मिलकर क्या किया कि ड्रॉ करे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इस पैटर्न पे ड्रॉ किए गए ताकि सभी के लिए वो हेल्पफुल हो, सभी अपने बिजनेस में उसको यूज़ करें. कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सभी को पता चल गया कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो कि इशू किए गए टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल स्पेसिफाई यूनिफॉर्म रूल्स और प्रैक्टिसेस फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की करेक्टरिस्टिक हैं या नेचर्स है वो देख सकते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाई गई, क्यों पॉलिसी बनाई गई? सबसे पहले तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए. नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस वे टू कोड टू डायरेक्ट एज हाउ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट शुड बी डील विद इन अकाउंट एंड डिस्क्लोज in the financial statement. For example, accounting standard may define the term cost and lay down a definite method for valuation of inventory with minor modification under special circumstances. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो नॉर्म्स सिखाते हैं, वो नॉर्म्स को लेकर आते हैं कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिसेस में हमको कोई भी ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, नोट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे. डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री, स्टॉक के लिए भी स्टॉक की वैल्यू कैसे की जाए उसके डिफरेंट मेथड है. तो ये क्या करता है, उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए. सेकंड कहता है इन दिस वे दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. जो डिफरेंशिएशन आ रहा था कि कोई पर्सन कोई बिजनेस जो है, कोई बिजनेस यूनिट कोई मेथड यूज़ कर रही है, कोई बिजनेस यूनिट कोई मेथड यूज़ कर रही है, तो उन सारी डाइवर्सिटीज को इसने रिमूव कर दिया है. थर्ड हमारा पॉइंट आता है दे प्रेस्क्राइब ए प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग वन और मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स. सेम अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स के लिए इसने क्या है, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को प्रेफर किया है कि उनको यूज़ किया जाए. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज टू बेसिस ऑन विच स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड. तो वो जो है फाइनेंशियल यूजर्स जो उसके हैं उनको भी क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है. दे लिमिट द एरिया विद इन सच अकाउंटेंट हैज़ टू फंक्शन एंड इन दिस रिस्पेक्ट दे आर जस्ट लाइक लो. ये इसने क्या करा है, अकाउंटेंट की एक लिमिट बना दिया कि उसके अंदर रहकर ही उसको अपने फंक्शन करने हैं. एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए एक लॉ बना दिए, कानून बना दिया कि इसके बाहर नहीं निकल सकता वो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डोंट एम टू इंट्रोड्यूस रिजिडिटी इन अकाउंटिंग, दे ओनली अटेम्प्ट टू लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड द अकाउंटेंट रियलिस्टिक गाइडलाइंस. ये ओनली अटेम्प्ट करते हैं क्या, फ्लेक्सिबिलिटी को अटेम्प्ट लिमिट कर दी इसने, या फिर हम कह सकते हैं कि गाइडलाइंस इशू कर दी अकाउंटेंट्स के लिए. इफ़ द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस ऑफ एन एंटरप्राइज डोंट जस्टिफाई द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग एज मोर सुटेबल मे बी अडोप्टेड. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर कोई खास प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं जिसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हाँ हम कुछ और मेथड जो है वो अडोप्ट कर सकते हैं. इन द इवेंट ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इट विल बी द ड्यूटी ऑफ अकाउंटेंट टू मेक adequate disclosure of this fact in financial statement so that user of such statement may be aware of such deviations. अगर कोई पर्सन उसमें स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पा रहा है या उसमें कुछ डेविएशंस आ रहे हैं, तो वो उन डेविएशंस को अपने यूज़र्स को या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं उनको ये स्टेटमेंट जो है वो ज़रूर बताएगा कि ये डेविएशन है, उनके लिए अवेयर ज़रूर करेगा.
क्या ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? सबसे पहला पॉइंट हमारा यूनिफॉर्मिटी लाने का था। सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिफिकेशन था उसको रिमूव करने की बात थी। हम तीसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि डिफरेंट मेथड अडोप्ट किए जाते थे। तो क्या है, अब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़र्स के लिए जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए जो उसके इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोवाइड कर सके। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, कंपेरेबल करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी लाने के लिए, अकाउंट्स को रिलायबल बनाने के लिए, क्रेडिबिलिटी लाने के लिए, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। अब बात आती है क्या बेनिफिट है, क्या यूटिलिटी है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले जो उसके ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हुए, वही हमारी क्या है इसकी बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देर आर न्यूमरस पार्टीज विच आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एंटरप्राइज। दे इंक्लूड द इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट ऑफिशियल, researcher, etc. It is therefore necessary that financial statement present a true and fair view of the financial position and operating result of an enterprise. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लाते हैं इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए, या एक तरह से कह सकते हैं यूनिफॉर्म गाइडलाइंस जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जिससे इसमें क्या होती है, रिलायबिलिटी एनहांस होती है या क्रेडिबिलिटी भी एनहांस होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस तरीके से कंसिस्टेंसी लाते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसका एक ये बेनिफिट भी है कि ये सभी अकाउंट, सभी जो डिफरेंट एंटरप्राइजें हैं उनके जो डिफरेंट एंटरप्राइज के या सेम एंटरप्राइज के डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड को हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, कंपेरेबल नहीं था वो। दे ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, ये क्या करती है, उसको कंपेयर करने योग्य बना देती है। उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाई, रूल्स, पॉलिसी, एजम्पशंस में क्या है, प्रिपेयर करने में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उन्होंने सेम पॉलिसी को अडोप्ट किया। दे इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ सच स्टेटमेंट विच इज टर्न इंश्योर बेटर कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, financial position and future prospect of an enterprise. In the absence of accounting standard, comparison of different financial statement may lead to wrong conclusion because such each enterprise would evolve its own rule or standard to suit their purpose. थर्ड पॉइंट हमारा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हेल्प करते हैं कोई भी कन्फ्लिक्ट्स इन या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट के बीच में या वेरियस ग्रुप के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिजोल्व करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है इंटरेस्टेड पार्टीज़ के अंदर या क्रेडिटर्स शेयर होल्डर के अंदर, मैनेजमेंट के साथ, तो वो क्या है, हर कोई अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को चाहता है, तो वो पॉइंट भी ये जो है उनके कन्फ्लिक्ट्स को भी कम करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। जब यहाँ पर कुछ पॉलिसी बना दी गई तो वहाँ पर फ्रॉड के चांसेस या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी मैनिपुलेशन के इनसफिशेंट डिस्क्लोजर करने की इन्फॉर्मेशन को वो जो है ख़त्म कर दिए पॉइंट, तो जिसकी वजह से रिड्यूस हो गए चांस मैनिपुलेशन के और फ्रॉड्स के। अब ऑडिटर की भी हेल्प करने में ये हेल्पफुल है। जैसे इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंश्योर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट को कोई बिजनेस फॉलो कर रहा है या नहीं करना है, ऑडिटिंग क्या करते हैं, ऑडिटर यही तो करते हैं, अकाउंट्स को चेक करते हैं। इन केस ऑफ डेविएशन इट इज़ ऑल्सो देयर ड्यूटी टू मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन देयर रिपोर्ट so that user of such statement may be aware of such deviation. As a result, the auditor will be free from court cases and various penal provisions under the company law in cases of inducted frauds, insufficient disclosures or due to adoption of inappropriate accounting policies. तो ये ऑडिटर को एक बेस प्रोवाइड करते हैं, एक स्टैंडर्ड जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं जिससे वो उसको मेज़र कर सकता है कि कंपेयर कर सकता है कि कोई भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो वो अपनी रिपोर्ट में उससे रिलेटेड डाटा जो है वो दे सकता है कि कौन से बिजनेस के द्वारा उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है या यूज़ नहीं किया जा रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे थे यहाँ जो है एडवांटेजेस
या फिर कह सकते हैं यूटिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ टर्न इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या, अब देखो हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो यहाँ सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। इसमें क्या है, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, इनिशिएट नहीं कर सकते, जो कहा गया है मैंडेटरी है उसी को यूज़ करना। दे रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब अगर कोई पर्सन बेटर प्रेजेंटेशन दिखा सकता है लेकिन वो नहीं दिखा पाएगा क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्रिएटिविटी को कम कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। रिजिड इन नेचर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो रिजिड है नेचर में। दे रिस्ट्रेन द अकाउंटेंट फ्रॉम यूजिंग ए मोर सुटेबल अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसको हम रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। वही अकाउंटिंग की बात की, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड है। हम जो भी गुड्स को जिस रेट पर, मतलब कि कोई भी एसेट्स है, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग जब परचेज़ की थी तो उसका टाइम था, मान लीजिए आपने 10 साल पहले वो बिल्डिंग परचेज़ करी है 2 लाख रुपए की, लेकिन आज उसकी वैल्यू जो है वो 20 लाख है, लेकिन आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद भी आप उसको नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को ही फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये उस पर बेस्ड है जिससे हमारे को करंट और फेयर वैल्यू का पता नहीं चलता है। ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स की भी, क्योंकि स्टैंडर्ड को फॉलो करना जो है वो मैंडेटरी है। तो इसी तरह से ये जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स को भी ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।